हिंदुस्तान अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ना वो इस खेमे में है ना वो उस खेमे में है। भारत जहां है उस खेमे पर क्या लिखा है? सत्य, सच, वास्तविकता। वो नेम प्लेट है भारत की। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है? भारत तो आजादी के बाद से ही नॉन अलाइनमेंट की बात करता रहा है, हमारी विदेश नीति इसी पर आधारित रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इस गुट निरपेक्षता को असल धार मिली है पिछले 10 सालों में। यानी मौजूदा हालात में दुनिया में भारत की स्थिति इन 10 सालों में बदली है। इस बात को हम नहीं, तमाम जानकार कह रहे हैं। भारत अभी भी गुट निरपेक्ष देश है, लेकिन दुनिया के तमाम देश तमाम मसलों पर अब भारत की मोहर चाहते हैं। Prime Minister Modi is the boss. And I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States. La puissance en habitants maintenant, elle a battu la Chine, l'Inde. Superpower in terms of inhabitants, it is ahead of China now. Россию и Индию связывают десятилетия дружбы, сотрудничества. И вот то, что вы сейчас сказали, он очень мудрый человек, под его руководством Индия очень эффективно развивается. И это точно совершенно соответствует интересам как. ये बयान जिन नेताओं ने दिए हैं वो असल में दुनिया के अलग अलग खेमों में बटे देशों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन भारत के लिए सबका नजरिया एक जैसा है। समझ गया? कभी रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर में खड़े होकर यह साबित कर दिया कि यूक्रेन जब तक नहीं सुनेगा, घुटनों के बल नहीं आता, हम उसकी मुखालिफत करते रहेंगे और वॉर लगातार जारी रहेगा, लेकिन मोदी को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आप उन लोगों को भी देख रहे थे जो हो सकता है कि रूस के खिलाफ हों, जैसे बाइडेन, लेकिन बाइडेन हिंदुस्तान की और मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है भारत का स्टैंड जो एकदम प्रैक्टिकल है, बिना किसी स्वार्थ या साजिश वाला है, समस्या का वास्तविक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढने वाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार भी कह रहे हैं। सुनिए। शायद बहुत ही कम देश हैं जो कि मिडिल पाथ कॉमन सेंस की बात करते हैं। बहुत कम देश हैं, और भारत जितना बड़ा देश तो कोई है ही नहीं। देखिए, हमारे जितने पॉपुलेशन का देश तो कोई है नहीं। चाइना निकटतम है हमारे, बट चाइना एक अथॉरिटेरियन कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना तो अपना अलग डंका दुनिया में बजाना चाहता है। वो तो दुनिया को अपनी इमेज में बनाना चाहता है। भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी, और पिछले 10 वर्षों में, लंबे समय से डेफिनेटली यस, इंडिपेंडेंस से ही भारत ने बहुत प्रगति करी है, बट पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो प्रोग्रेस करी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, हमारे ये जनधन, डिजिटल, आधार, सफाई अभियान, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका दुनिया ने रिजल्ट देखा और एप्रिशिएट किया। जो बातें रोबिंदर सचदेव कह रहे हैं उसको एक मौजूदा हालात के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग हो रही है। ज्यादातर देश या तो रूस के साथ है या फिर यूक्रेन के समर्थन में है। अमेरिका के साथ तमाम यूरोपीय देश हथियारों से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने क्या किया? क्या किया भारत ने? भारतीय प्रधानमंत्री ना तो यूक्रेन गए ना रूस गए। उन्होंने दुनिया के तमाम मंचों से सिर्फ एक बात दोहराई कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसीलिए मामले को शांति से सुलझाना बेहतर होगा। अब भारत ने जो बात कही उसे पूरी दुनिया सही मान रही है, क्योंकि जंग लड़ने वाले देशों को हथियार देने का मतलब आप समझते हैं, यह कि आप जंग चलाते रहिए, हम आपको मदद कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल रास्ता यह हो ही नहीं सकता है। इससे देशों के हथियार जरूर बिक जाएंगे, लेकिन दुनिया में शांति कभी नहीं आएगी। और इसीलिए भारत हथियार की जगह शांति का संदेश देता है, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता है। देख रहा हूं इस समय, एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आप जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन का जंग चल रहा है, तो पैलेस्टीन के एक मित्र मेरे पास आए
और कहने लगे देखिए जो कुछ हो रहा है इसे रोकना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी हाँ, दुनिया की महाशक्तियाँ तो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अमेरिका तो है, वो पूरा इजराइल का समर्थन करता है, रूस जो है वो कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। एक ही महाशक्ति है जो चाहे तो ये जो आग लगी है इसको बुझा सकती है, वो भारत है। तो मैंने कहा कि आप हमें महाशक्ति मानने लगे। बोले मैं ही नहीं, बहुत से देश, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत उभर नहीं रहा है, उभर चुका है, ऑलरेडी ए पावरफुल कंट्री। और फिर इस शक्ति के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है आपकी कूटनीति। हमारी कूटनीति बहुत अच्छी है मैम, किसी को हम नाराज नहीं करते, सबके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई, मैं बहुत साधारण शब्दों में कहना, अगर कोई हमसे पंगा लेता है तो फिर हम जवाब भी उसको लोहे का देते हैं। सुना आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग, ये वही चीज है जिसका भी ये सारे के सारे वेल इन्फॉर्म, एक तो आप जानते हैं विदेश नीति के जानकार हैं, और दूसरा हर एक नीति को हर तरीके से समझ और परख चुके हैं। तो भारत को सेंट्रल स्टेज पर इसी ग्लोबल पोजिशनिंग ने लाकर रख दिया है। लेकिन ये ग्लोबल पोजिशनिंग भारत यूं ही हासिल नहीं कर पाया है। इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। पहला है आर्थिक ताकत, दूसरा है ग्लोबल इमेज, तीसरा है शानदार डिप्लोमेसी। ये तीनों बातें क्यों जरूरी है? भारत युद्ध के बजाय बुद्ध की बात करता है, लेकिन अब भारत की ये बात पूरी दुनिया कह भी रही है, पसंद कर रही है, और इसकी बड़ी वजह है हमारी आर्थिक ताकत। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन खर्च करने के मामले में यानी खरीदारी के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। यानी हम दुनिया का सबसे बड़े बाजार में से एक के तौर पर अब उभर चुके हैं। इसके साथ ही एक स्थिर और दृढ़ नेतृत्व हमारी आर्थिक सेहत के लिए जो जरूरी चीज है वो दिख रही है। अब जाहिर है जब आप आर्थिक रूप से ताकतवर रहेंगे तो सब आपकी सुनेंगे। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है, और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। अब एक और जरूरी चीज को समझिए, ग्लोबल इमेज। क्योंकि आज जिस हालात में दुनिया है उसमें आप दिल पर हाथ रखकर खुद सोचिए कि भारत में इस वक्त जब आप मौजूद हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित ना? ठीक वैसे ही अगर आप विदेश में हैं और वहां हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट पर भारतीय लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, और आपके पास देश का तिरंगा है, तो आपके पास सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। क्योंकि भारत से कोई देश रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। इसे कहते हैं ग्लोबल इमेज। क्योंकि पैसे तो चीन के पास भी है, लेकिन कोई गरीब देश चीन पर भरोसा कर पाता है क्या? आप बताइए, सबको पता है भारत की ग्लोबल इमेज आज दुनिया में सबसे भरोसेदार चीज जो है उसका नाम है। और अभी अभी जब हम इजराइल गए थे, हमारे लिए, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, हमारे हाथ में बस एक माइक था, और उस माइक की धार क्या थी कि ये भारतीय चैनल का माइक है, भारत 24 है। हम कहीं भी जाते हमसे ये पूछा जाता कहां से आए हो, और जब हम कहते हैं कि वी आर फ्रॉम इंडिया, तो वो मुस्कुरा के कहते ओ इंडिया। लोग भारत का नाम सुनकर विश्वास उनकी आंखों में नजर आने लगता है। एक सच में भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए गर्व का पल होता है कि जब आप कहते हैं मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, और सामने वाले के चेहरे पर शक के जो बादल होते हैं वो छटते हुए एक मुस्कान सामने आ जाती है। Lot of love from India. Oh, we love you too. You stay strong. Thank you very much. I love India. India is in my heart. Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. I love them. I love them.
ये बस चलाती हैं, अपनी बेटी से मिलने के लिए आई थी और बस जंग शुरू हुए थोड़ा ही वक्त बीता था जब मैं पहुंची थी। ये फ्राइडे की बात है और फ्राइडे को वहाँ पर शबात जो है वो शुरू हो जाता है और जैसे ही मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, इन्होंने दिल खोल कर अपनी बात रखी क्योंकि इनको हिंदुस्तान पर भरोसा है, हिंदुस्तान के नेतृत्व पर भरोसा है और इसकी वजह आपको पता है। अच्छा ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस इंसान पर भरोसा करते हैं? उस पर जो आपके लिए बुरे वक्त पर खड़ा हो जाता है कि मैं हूं ना। ठीक यही चीज दो देशों पर भी लागू होती है। जब आप किसी देश के साथ बगैर किसी स्वार्थ के खड़े होते हैं तो उस देश का हर एक नागरिक आपको सम्मान की निगाह से देखता है। इसीलिए भारत ने दुनिया को परिवार मानकर दुनिया के तमाम देशों को सबसे बुरे वक्त में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान चल रही थी और सिर्फ लोग अपनी तरफ देख रहे थे, तब उन गरीब मुल्कों पर विश्वास जताने की कोशिश की जिनको कोई नहीं पूछ रहा था। भारत ने दुनिया भर में 30 करोड़ 12 लाख वैक्सीन पहुंचाई, जिसमें से 1.5 करोड़ वैक्सीन तो सिर्फ गरीब देशों को दी गई और वो भी मुफ्त में। भारत ने जिन देशों को वैक्सीन दी उसमें से 101 देश शामिल हैं जिनको दी है। ये तो एक उदाहरण है। जब दुनिया ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति को करीब से देखा, जब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, भारत ने फौरन ऑपरेशन दोस्त चलाया। तब हमने ये नहीं देखा कि तुर्की के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। जब नेपाल में भूकंप आया तो इस सरकार ने मदद पहुंचाने वाला सबसे पहला देश बनने का जो खिताब है वो हासिल किया। श्रीलंका जब आर्थिक संकट में डूबा तो भारत मदद लेकर श्रीलंका पहुंचा। यहां तक कि अफगानिस्तान की संसद से लेकर डैम तक हमने बिना उसे कर्ज में डुबोए बना दिया। भारत का कैरेक्टर भी उसकी विदेश नीति से साफ झलकता है और ये बात आज नहीं, ये बात आजादी के बाद से काफी मुखर होके आई है। इसीलिए हमने कभी किसी के खिलाफ कोई इमोरल पोजीशन नहीं लिया है। पैलेस्टीनियन की बात हुई तो हम उनके हितों की रक्षा की बात करते रहे हैं, लेकिन हमने यहूदी लोगों के भी हितों की बात की। मॉरली स्ट्रांग पोजीशन के साथ साथ हम इकोनॉमिकली भी एक मजबूत देश बने हैं, हम मिलिटरीली भी एक मजबूत देश बने हैं, साइंटिफिक इनोवेशन भी हमारे देश में बहुत हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि फिलहाल के कुछ वर्षों में देश की जो लीडरशिप है उसने बहुत ही डिसाइसिव अप्रोच लिया है और इसी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में बहुत अधिक है। भारत ने खुद को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया है जो आत्मनिर्भर है, यानी भारत किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया जो है वो भारत के बगैर चल नहीं पाएगी। ये पूरी तरह से साबित हुआ है। The relationship right now is going through a difficult phase. Hope, my expectation is that situation would improve. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान में जो आत्मविश्वास है वो भारत की दुनिया में बढ़ती साख का नतीजा है। इसके लिए हमारे डिप्लोमैट्स ने जी तोड़ मेहनत की है। भारतीय डिप्लोमैट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश के मामलों में कदम ताल किया है और इसीलिए जब भारत में G20 हुआ तो दो खेमों में बटे देश एक घोषणा पत्र पर सहमत हो गए। इसका मतलब समझते हैं आप? जब दुनिया के तमाम देश दो गुटों में बटे हैं, आंख में आंख नहीं डाल सकते हैं, एक दूसरे को सुहाते नहीं हैं। रूस का खेमा जंग को जायज ठहरा रहा है, अमेरिका का खेमा रूस पर तमाम पाबंदियां लगा रहा है और भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है। रूस के खिलाफ घोषणा पत्र में एक लाइन होने पर भी वो खेमा इसे मान्यता नहीं देता, लेकिन भारत दोनों खेमों को साधते हुए एक स्ट्रांग और मजबूत रास्ता निकाल लेता है। ये वो कामयाबी है जिसे सिर्फ तभी आप हासिल कर सकते हैं जब दुनिया को ये भरोसा हो जाए कि वो आपके सामने कोई भी बात बेधड़क कह सकती है। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, आपको यूक्रेन जंग का शुरुआती दौर याद है, जब सभी देश अपने अपने लोगों को यूक्रेन से निकालने के लिए जी तोड़ और मेहनत कर रहे थे, जद्दोजहद में लगे हुए थे। तभी हमारा तिरंगा लगी बस को कोई देश नहीं रोक रहा था। यानी भारत की ग्लोबल पावर की झांकी हमने तभी देखी। तीसरा सबूत,
हाल ही में कनाडा के मामले में देख लीजिए, कनाडा अमेरिका गुट का करीबी सदस्य है, लेकिन जब कनाडा सरकार भारत से उलझी तो लाख कोशिश करने के बावजूद अपने दोस्तों को कनाडा भारत के खिलाफ गोलबंद नहीं कर पाया। यानी कनाडा के सहयोगी भी भारतीय नेतृत्व से रिश्ते बिगाड़ने के पक्ष में नहीं दिखे। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड मेंबर है। ये संगठन बना क्यों था? चीन के खिलाफ बना था। और आज भारत चीन, रूस के साथ ब्रिक्स का भी सदस्य है, जिसमें अमेरिका समर्थक देशों को भी एंट्री नहीं है। यानी भारत ने दोनों खेमों से तालमेल रखा, अपने हित और अपनी प्राथमिकताओं को छोड़ा नहीं। इसके साथ भारत जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्णकालिक सदस्य बन गया। यानी चीन के दबदबे वाले SCO में भारत की मजबूत एंट्री, ये नए भारत की ताकत है, जिसके कारण हर कोई चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। लेकिन भारत जानता है, भारत का नेतृत्व जानता है कि इस वक्त दुनिया के लिए सही क्या है और भारत की जिम्मेदारी क्या है।